हमने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स की बात की है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद एसएलडी। इन सभी के करेक्टरिस्टिक्स के हमने बारे में बात की है और इन सभी करेक्टरिस्टिक्स से हमें पता लगता है कि कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या कह सकते हैं हमें हेल्प करता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन में, अर्ली इंटरवेंशन में करेक्टरिस्टिक्स जो है हेल्प करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर हम उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक बात करेंगे लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स की। और ये लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स जो है कहीं ना कहीं हमें इन बच्चों को अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें बच्चों की प्लानिंग करने में, बच्चों के जो भी हमें स्ट्रेटजीज चूज़ करनी है, किस तरीके की हमें स्ट्रेटजीज चूज़ करनी है, किस तरीके की हमें प्लानिंग करनी चाहिए इन बच्चों के लिए, उसमें बहुत हेल्पफुल है। हम पुरानी क्लासेस जो है ले चुके हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, ऐसी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप वो क्लास मिस कर चुके हैं तो मैं प्लेलिस्ट का जो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, तो वहाँ जाके वो सभी क्लासेस जो हैं आप देख सकते हैं और ज़रूर लीजिए उनको, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन, हम ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये आपकी टीचिंग में हेल्प करने वाला है, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें, अगर हम ज़रा भी आपको आने वाली वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के कंटेंट देखते हैं, क्या है लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स, क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। हम लोग डायरेक्ट जो है लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने क्लासेस मिस की हैं तो मैंने पहले भी बोला, मैं प्लेलिस्ट का जो है वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं क्लासेस। तो हम सीधा लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो सबसे पहला लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स है डिफ़िकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। डिफ़िकल्टी होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंदर, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? हम जो सामने चीज़ें देख रहे हैं, हम जो देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं या उसे महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो होता है कंक्रीट। और एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो चीज़ आपके सामने नहीं है, आपने देखा नहीं है, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाती है। लाइक एग्जांपल के तौर पे, बच्चे ने कभी ताजमहल देखा नहीं, उसकी पिक्चर भी नहीं देखी, और मैं उससे डिस्कस कर रही हूँ कि एक वाइट कलर की बिल्डिंग है, मकबरा है, वो बहुत सुंदर है, उस पर नक्काशी हुई हुई है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होंगी। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा उन्हें डिफ़िकल्टी होती है जो चीज़ देखी नहीं है उसके बारे में सोचना। तो कहीं ना कहीं आप इसका, अगर मैं अपोजिट बात करूँ, तो बच्चों की जो लर्निंग होती है वो कंक्रीट थिंकिंग बेस्ड होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। तो जो डिफ़िकल्टी है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों को अधिकतर जो है हम लोग को कंक्रीट चीज़ें, कंक्रीट थिंकिंग की बात करनी चाहिए, ना कि बच्चों के सामने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मेमोरी चैलेंजेस। इनके साथ मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं नई चीज़ों को सीखने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में जो है उन्हें प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जो है बच्चे क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सीख लेते हैं टाइम लगा कर भी, लेकिन अगर उसकी रोज़ प्रैक्टिस ना करवाई जाए या डेली रूटीन में उसको लेकर ना आया जाए, तो वो जो है उस कॉन्सेप्ट को या उस इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे भूल भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी प्रॉब्लम है, उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि चीज़ों को याद रखने के लिए हमें रिपीटेशन करवानी पड़ती है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बार बार रिपीट करवाने पड़ते हैं, डेली लाइफ में उसको यूज़ करवाना पड़ता है। और साथ ही साथ इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो है रिइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रिइंफोर्समेंट टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बच्चों के मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में या नई इन्फॉर्मेशन को गेन करने में। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विद जनरलाइजेशन, या कह सकते हैं साथ ही साथ इसके जनरलाइजेशन के साथ ट्रांसफ़र स्किल में भी जो है दिक्कत होती है। अब जनरलाइजेशन और ट्रांसफ़र स्किल होते क्या हैं? जनरलाइजेशन होता है एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लासरूम के अंदर सिखा दिया एक बच्चे को, वही कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो कर लेता है। घर में भी अगर वही चीज़ सिखा दी या पेरेंट्स ने वही चीज़ करी तो वो ईजिली कर लेगा, क्योंकि वो क्लासरूम में इस चीज़ सीख कर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक ही स्किल को जो है जब हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में करते हैं तो ईजिली अगर बच्चा कर लेता है,
है, तो यानी जनरलाइजेशन स्किल है। लेकिन इन बच्चों में जनरलाइजेशन स्किल की प्रॉब्लम होती है। वो एक चीज़ जैसे आपने सिखाई, एक इन्वायरमेंट में सिखाई, पर्टिकुलर एक वर्कशीट पे अगर सिखाई है, तो सेम चीज़ जाके बच्चा अगर वर्कशीट पे ही करेगा, वैसे ही पिक्चर उसे दिखाई जाएंगी तो ही वो कर पाएगा, अदरवाइज उसे करने में डिफ़िकल्टी होगी। कि वर्कशीट पे चीज़ें सिखाई और घर जाके पेरेंट्स उसे फ्लैश कार्ड पे करवा रहे हैं या रियल ऑब्जेक्ट के साथ करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी, वो जनरलाइज नहीं कर पाता चीज़ों को। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ट्रांसफ़र स्किल क्या होती है, ट्रांसफ़र स्किल एक स्किल सिखा दी गई, लेकिन उस स्किल का बहुत जगहों पे यूज़ होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं टैप खोल रही हूँ, टैप खोलने के लिए जो मेरे हैंड की मूवमेंट होती है, वो मेरी मूवमेंट होती है मेरी बॉटल को, कैप को ओपन करने के लिए या क्लोज़ करने के लिए। तो बच्चों को जो स्किल मैंने सिखा दी है, जिस एक्टिविटी के अंदर सिखाई है, बच्चा वही करेगा। इसके अलावा अदर स्किल के अंदर जो है उस एक्टिविटी या उस मूवमेंट को जो है वो नहीं लेकर आ पाता है, तो ये कह सकते हैं ट्रांसफ़र स्किल। तो बच्चों को दोनों में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। बच्चों को हमें एक ही लर्निंग को डिफरेंट इन्वायरमेंट में और डिफरेंट मटेरियल में हमें खुद सिखाना पड़ता है, तभी उससे बच्चा जनरलाइज कर सकता है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट अटेंशन स्पैन। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो बच्चे होते हैं देखने को मिलता है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनके अंदर शॉर्ट अटेंशन देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ जब वो लर्निंग कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो इंटरेस्ट नहीं लेते, तो अटेंशन उनका कहीं ना कहीं जो है वो गुम हो जाता है, वो शॉर्ट हो जाता है या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि इन बच्चों को अटेंशन बनाए रखने के लिए जो है जो एक्टिविटीज़ हैं वो मॉडिफाई एक्टिविटी हों, इंटरेस्ट की हों, छोटी एक्टिविटीज़ हों, तो बच्चे के एज और करंट लेवल के अकॉर्डिंग हों। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें सारी जो है उनके लिए प्लानिंग करनी होती है। तो ये चीज़ भी याद रखिए कि बहुत सारे बच्चों में जो है टेंशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ आपको कुछ एग्जांपल भी दे रही हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हों। साथ ही साथ इनको लेकर आप प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं या ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती हैं प्लानिंग में, तो ये भी मैं साथ साथ बता रही हूँ, तो उसे भी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि आपका जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी आ जाता है कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हेल्प करते हैं आपका प्लानिंग के अंदर या इंटरवेंशन के अंदर। साथ ही आपका प्रैक्टिकल के दौरान तो इम्पॉर्टेंट है ही सही, या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आता है ये बच्चे जो हैं विजुअल लर्नर होते हैं और हैंड ऑन लर्निंग जो है बच्चे अच्छे से करते हैं। यानी हैंड ऑन लर्निंग का यहाँ पर मतलब है कोई भी अगर आप एक्टिविटी करवा रहे हैं तो बच्चा लेक्चर लेकर जो है चीज़ें नहीं समझेगा, बजाय कि जब तक वो खुद ना करे। तो ऐसी एक्टिविटी हमेशा प्लान करनी चाहिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट जब आप दे रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, तो ओरली समझाने की बजाय जो है उनको हम लोग कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर करें, और क्लियर करने के लिए जो है हम लोग विजुअल इंस्ट्रक्शन दें बच्चे को, साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड करें जिसमें बच्चा वो खुद करे, तो उससे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। नेक्स्ट आता है लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग। इन बच्चों में जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है लिमिट्स होती हैं, यानी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसमें। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है हम डेली लाइफ में या कोई एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना, एक सीक्वेंस के अंदर उसे एनालिसिस करना, साथ में उसका कंक्लूज़न निकालना। और कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न निकालने कहाँ प्रॉब्लम है या क्या चल रहा है या क्यों चल रहा है ये, और इसका सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये सारे जो चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। तो बच्चों को ये चीज़ें करने में जो है प्रॉब्लम आती है, उनके सामने डेली लाइफ सिचुएशन बहुत आती हैं, तो उसे समझने में वो ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो ये चीज़ें करने में जो है उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कंक्लूज़न तक पहुँचने में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट आता है स्ट्रगल विद टाइम कॉन्सेप्ट। बच्चों को टाइम कॉन्सेप्ट जो है समझने में दिक्कत होती है। यहाँ पर जो टाइम कॉन्सेप्ट है दिन रात दिख रहा है उन्हें, वो उन्हें समझ में आता है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं मॉर्निंग को और नाइट को, लेकिन दिन रात हो क्यों रहा है उन्हें समझने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ हम लोग संडे मंडे हम लोग ये बातें करते हैं, तो संडे क्या है, मंडे क्या है, तो ये चीज़ें जब तक हम कॉन्सेप्ट बेस्ड रहती हैं तो उन्हें ये चीज़ें समझने में दिक्कत होती है। पास्ट फ्यूचर ऐसे चीज़ों को समझने में टाइम कॉन्सेप्ट को दिक्कत होती है। लेकिन हम इन चीज़ों को बच्चे को कंक्रीट चीज़ों से अगर समझाते हैं तो धीरे धीरे उन्हें अंडरस्टैंड होता है। ट्रेनिंग देने पे हम लोग उन्हें चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन उससे ट्रेनिंग से पहले जो है उन्हें ये स्ट्रगल जो है इसमें फेस करनी पड़ती है टाइम कॉन्सेप्ट के अंदर। इवेंट को सीक्वेंस में समझना, उसके पास उसके फ्यूचर, या आप कह सकते हैं कि ये दिन रात क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने में जो है उनको दिक्कत होती है।
नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जब हम बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे एक सीक्वेंस में जो है स्टोर करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। आज मैं एक टॉपिक समझा रही हूँ, उसका कुछ पार्ट मैं अब कल समझाऊंगी, फिर उसका कुछ पार्ट जो है नेक्स्ट डे समझाऊंगी। तो वो अलग अलग टुकड़ों में जो इन्फॉर्मेशन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसे एक सीक्वेंस में स्टोर करना उन बच्चों के लिए जो है मुश्किल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इन बच्चों को स्ट्रगलिंग जो है करनी पड़ती है एक इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, या मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, टाइम का समझाया, तो अब जो नेक्स्ट मैं आगे टॉपिक्स शुरू कर रही हूँ तो उसे प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था उससे अगर रिलेट कर रही हूँ तो उसे रिलेट करने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके की स्ट्रगल जो है उन्हें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है स्ट्रगल विद कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर जो है बच्चों को जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन जो बड़े बड़े हों या डिफ़िकल्ट वर्ड हों, उसके लिए फैमिलियर वर्ड्स हम लोग यूज़ ना करें, तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को जो है बच्चे को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग जब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो छोटे देते हैं, ब्रेक कर कर देते हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उनके फैमिलियर वर्ड से देते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के अंदर। आते हैं हम डिफ़िकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है या स्किल जो है वो कम होती है या डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, क्योंकि इन बच्चों में जनरलाइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आपका जो है, अब मैंने पहले भी बात करी, सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन एक जगह से गैदर करना, एनालिसिस करना, कंक्लूजन तक पहुँचना, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो अगर मैं एक प्रॉब्लम देती हूँ तो उसे प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को समझने में, अंडरस्टैंड करके, फिर उसका सोल्यूशन डिफरेंट क्या हो सकते हैं उसे निकालने में, और उसमें एनालिसिस करने में कि क्या बेस्ट है, किस तरीके से कौन सी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसे चूज़ करके उसे सॉल्व करना, फिर अगर नहीं होती तो फिर नेक्स्ट किसी और उस पर पहुँचना। तो ये सारा जो प्रोसेस है बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है क्रिटिकल थिंकिंग में। तो इसलिए जो है उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में भी कहीं ना कहीं उन्हें डिफ़िकल्टी, उनकी लिमिटेशन जो है वो देखी जाती है। नेक्स्ट आता है डिले प्रोसेसिंग। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं कॉग्निशन जो है वो इफ़ेक्ट करता है, या कह सकते हैं कॉग्निशन इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो कॉग्निशन की प्रोसेसिंग में जो है उनका डिले रहता है। किसी भी चीज़ को सीखने में जो है उन्हें टाइम लगता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर 3 साल का बच्चा जो है एक चीज़ या एक एक्टिविटी 1 वीक के अंदर सीखता है, तो वही अगर एक सेम एज ग्रुप का बच्चा यानी 3 साल का बच्चा जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से वो ग्रसित है, तो वही जो है 1 वीक की बजाय हो सकता है उस एक्टिविटी को 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ में सीखे। वो जो है उसकी सिवियरिटी पर डिपेंड करता है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो बच्चों में जो है कह सकते हैं कॉग्निशन प्रोसेसिंग भी जो है वो डिले होती है, उसे बच्चे जो है उसमें लिमिटेशन जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी विद ट्रांजिशन। यहाँ पर जो है एक जो ये बच्चे हैं एक रूटीन, एक जो एक्टिविटी शेड्यूल होता है डेली का वो बांध लेते हैं या उसे फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लाइक एग्जांपल, अगर उन्होंने मान लिया कि 9 बजे मुझे खाना खाना है या उसके बाद मुझे टीवी देखना है, तो वो एक रूटीन पे सेट हो जाते हैं। अगर वो रूटीन पे टाइम पर काम नहीं हुआ तो कुछ चैलेंजेस बिहेवियर जो आपको सामने उस टाइम पर देखने को मिलेंगे। आता है मोटिवेशन। कहीं ना कहीं बच्चों में मोटिवेशन को देखकर भी जो है स्ट्रगल देखने को मिलती है या डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे पास मोटिवेशन नहीं होगा, मेरे पास सामने एक मेरा गोल है कि मुझे जो है टीचर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, और मेरे पास कोई मोटिवेशन, मैं क्यों बनूँ डॉक्टर, मैं क्यों बनूँ टीचर, तो मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाऊँगी। कह सकते हैं ऐसी फोर्स है मोटिवेशन जो हमें अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। तो जब तक बच्चों के पास ये फोर्स नहीं होगी तो बच्चा अपने गोल को अचीव क्यों करेगा, किस लिए करेगा। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं बच्चों में मोटिवेशन की कमी है, और इसकी वजह से बच्चों का बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है उनको गोल ना अचीव करने के लिए। तो इसलिए हम लोग जब भी पढ़ाते हैं, पढ़ाने से पहले बच्चों को मोटिवेशन ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये मोटिवेशन ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए ताकि बच्चा जो है आपने जो भी उसके लिए गोल लिया है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और वो उस गोल को सीखे, खुद से आगे बढ़कर जो है काम करे। अब वो आपका मोटिवेशन क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा बच्चा उतना अच्छा जो है गोल के अंदर काम करेगा।
नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। कहीं न कहीं हम लोग पहले शुरू से बात कर रहे हैं, बच्चों को चीज़ें समझने में जो दिक्कत होती है, साथ ही साथ जो वो काम कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है किसी पे, या उसका कॉज़ क्या हो सकता है, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जानने में जो है दिक्कत होती है। यानी कह सकते हैं किसी भी एक्शन और उसके रिएक्शन पर जो है, या उसके अंदर आने वाले कॉन्सिक्वेंस या उसमें चैलेंजेस क्या होंगे, उसे समझने में उनको दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों की लर्निंग कैसी होती है, रोट लर्निंग होती है। बच्चे का आईक्यू कम होने की वजह से चीज़ों को याद करना मुश्किल होता है, और याद करके उसे लंबे टाइम तक बनाए रखना मुश्किल होता है। साथ ही साथ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को जो है वो नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि वो चीज़ों को रट ले, लेकिन उन्हें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होते हैं, तो बस वो रटने की तरफ जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। हालाँकि वो रोट लर्निंग भी उनकी लंबे टाइम नहीं चलती अगर आप उन्हें बार बार उसने रिवाइज़ ना करवाएं, लेकिन वो कोशिश करते हैं, या चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती है जो वो कोशिश करते हैं, वो उनको रट ले, समझ में नहीं आता, बस ठीक है हमें इसे याद करना है, हम याद कर लेते हैं। यहाँ पर लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के अंदर जो देखने को मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट टाइम उसे मैं ज़रूर इसमें अपडेट करूँगी और आपके सामने लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर जो है आज की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बेसिकली अगर समझ में आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं समझ में आई है तो कुछ ना कुछ जो भी आपको मिसिंग पार्ट है, जो आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसे दूर कर सकूँ। साथ ही हमारे चैनल पर आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।